अस्सलाम वालेकुम। मुआहिदा मक्का पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की तीनों ने आपस के अंदर एक ऐसा दफाई मुआहिदा किया है जिसके तहत अगर किसी भी एक मुल्क के ख़िलाफ़ हमला होता है तो इसको तीनों के ख़िलाफ़ हमला तस्वुर किया जाएगा। नेटो ममालिक जो आपस में मुआहिदा करके बैठे हुए हैं उसमें भी एक क्लॉज़ 5 है जिसमें अगर किसी एक नेटो के रुकन मुल्क पर हमला होता है तो उसको तमाम नेटो रुकन ममालिक के खिलाफ हमला तस्वुर किया जाता है। मैं इस मुआहदे का बड़ा दिल से हामी रहा हूँ, बड़े तवील अरसे से, और बहुत से प्रोग्रामों में अपने मेहमानों से इसके ऊपर सवाल भी उठाता रहा हूँ। और मेरी दिली ख्वाहिश ये होगी कि ये तीनों ममालिक आगे बढ़कर चाइना के साथ भी एक ऐसा डिफेंस प्रोडक्शन का मुआहदा करें कि जिसमें पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सऊदी सरमायाकारी आ सके। बहुत सारी दिफाई पैदावार के हवाले से पाकिस्तान के अंदर वो सलाहियत मौजूद है कि हम JF-17 बना रहे हैं तो दीगर जहाज़ों पर भी काम कर सकते हैं। टर्की के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। इसी तरीके से पाकिस्तान मिज़ाइल टेक्नोलॉजी में काफ़ी तरक्की याफ्ता है। तो मिल के पाकिस्तान और तुर्की और सऊदी अरब अपनी दिफा को मजबूत कर सकते हैं, तवाना कर सकते हैं। और चाइनीज़ कोऑपरेशन जो है डिफेंस प्रोडक्शन में चाइना के लिए भी बेनिफिशियल होगा, उसके लिए बहुत बड़ी मार्केट है और इन तीनों ममालिक के दिफा को मजबूत बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। बहुत से ममालिक को इसका हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, कईयों का नाम आता है, लेकिन मेरे अपनी ज़ाती राय में तीनों ममालिक बहुत आपस में कुदरती तौर पर एलाइज़ हैं। हम सऊदी अरब के लिए दफाई मुआहदा हो या ना हो, डजेंट मैटर एट ऑल। पूरे पाकिस्तान में 25 करोड़ लोगों से पूछेंगे कि किसको मक्का और मदीना की हिफाजत के लिए जाना है तो सारे हाथ खड़ा कर देंगे कि हमें जाना है। इसी तरीके से तुर्की और पाकिस्तान के तारीख़ी तौर पर बहुत कुर्बत पाई जाती है। तो ये तीनों नेचुरल एलाई हैं, इन तीनों को मिल के आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी ममालिक के साथ इनको इंटेलिजेंस शेयरिंग करें, सिक्योरिटी कोऑपरेशन करें, सब कुछ करें। और उसमें सरफहरिस्त इस वक्त ईरान होना चाहिए। ईरान इसलिए कि सऊदी अरब और ईरान की अगर राइवलरी इस इलाके में बरकरार रहती है तो उसका बेनिफिशरी सिर्फ इसराइल हो सकता है और किसी मुल्क को उसका फ़ायदा नहीं है। अगर इस सऊदी अरब और ईरान और पाकिस्तान और इसी तरीके से टर्की मिल के आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग, काउंटर टेररिज्म और सिक्योरिटी कोऑपरेशन इसके ऊपर काम कर सकें। इस मुआहदे का हिस्सा बनाने की ईरान को शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन कंप्रीहेंसिव किस्म की सिक्योरिटी कोऑपरेशन अगर शुरू हो जाती है जिसमें यमन के अंदर राइवल ग्रुप्स को ये सपोर्ट करते हैं, वो वाली चीज़ बैकग्राउंड में चली जाए और मिल के इस मुल्क को आगे बढ़ने का मौका दें। अगर लेबनान में इशू है, सीरिया में इशू है, तो वहाँ ताउन के साथ एक दूसरे के मफादात के ख़िलाफ़ एक्ट करने की बजाय अपने मफादात को एक दूसरे के मुताबिकत के मुताबिक ढालना शुरू कर दें। तो ये वो मामला होगा जो इस पूरे ख़ित्ते के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। पाकिस्तान के पास एक मजबूत तवाना फ़ौज है, वसाइल की कमी है। वसाइल सऊदी अरब के पास बेपनाह है, वहाँ पर उसको सपोर्ट चाहिए होगी पाकिस्तान की फ़ौज की। और डिफेंस प्रोडक्शन में तुर्की और पाकिस्तान दोनों बहुत मौसर रोल अदा कर सकते हैं। आज जो हमारे पास मेहमान शख्सियात हैं इनसे इसी के हमारे साथ हैं पाकिस्तान के साबिक वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर साहब और सीनियर रहनुमा PMLN के। खुर्रम साहब वेरी वार्म वेलकम। एडमिरल फैसल शाह साहब है, मारूफ डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ। और सरदार मसूद खान फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं AJ के और पाकिस्तान के नामवर सफारतकार हमारे साथ हैं। सरदार साहब आपको भी खुश आमदीद, शाह साहब आपको भी खुश आमदीद। सरदार मसूद साहब आप ही से पहले स्टार्ट करते हैं। मुआहदा मक्का, क्या इसकी अहमियत है और क्या इन तीनों ममालिक को मज़ीद इसको एक्सपेंड करना चाहिए और ममालिक को शमूलियत की दावत देनी चाहिए, या कंसनट्रेट करना चाहिए कि आपस में यूँ शाना बशाना खड़े हों मजबूती के साथ? जी, एक तो मैं ये कहूँगा कि आपने अच्छा तजिया किया है और जो सियासी राब्ते इन तीन ममालिक में या दूसरे स्ट्रेटिजिक राब्ते हैं उनको भी आपने उजागर किया है और बताया कि किस तरीके से कि फितरी रिश्ता है और जो तारीख़ी रिश्ते मौजूद थे उनके इर्तक़ा के तौर पर ये डिफेंस पैक्ट वजूद में आया है। तो अब जो है ये मरहला ये है कि चूँकि ये एक किस्म का तारीख़ साज और तारीख़ी फ़ैसला है, तो पहले तो इस पैक्ट को, इस मैकेनिज़्म या इस नेटवर्क को मजबूत करें, क्योंकि इसमें भी जो है मुस्तहकम करने की ज़रूरत होती है कि ये वैसे तो कागज़ के ऊपर लिखा गया कि किस तरीके से जो दिफाई प्रोडक्शन में या इंटेलिजेंस शेयरिंग में या उसके अलावा प्रोक्योरमेंट में या फिर ये कि किस तरीके से मुश्तरका जंगी मशक़ें हो सकती हैं या जो है ट्रेनिंग हो सकती है, तरबियत हो सकती है फ़ौजी, ताकि हम दिफा कर सकें। इसका बार बार नाम आया कलेक्टिव डिटरेंस, जिसका मतलब है कि इज्तमाई मुदाफ़ियत, यानी हमला नहीं बल्कि अपने आप को बचाना है। तो इसलिए इससे पहले जो है एक सॉलिड शक्ल देने की ज़रूरत है और उसके लिए जो है एक कमेटी बनाई जा रही है, जो मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई जा रही है। लेकिन उससे ज़्यादा बढ़ के आगे इसके
जो एक दूसरे के साथ जो रिश्ते जुड़ेंगे वो है टेक्नोलॉजी के, डिफेंस टेक्नोलॉजी ख़ास तौर से, और उसके बाद मीशत वुड अंडरपिन दिस होल प्रोजेक्ट। जो आपका दूसरा सवाल है कि क्या इसे इसी तरीके से इस न्यूक्लियस को मजबूत करना चाहिए या कि आगे बढ़ के जो है कोई और दूसरे ममालिक जिनकी दिलचस्पी है, मिसाल के तौर पर मिस्र का नाम लिया जा रहा है या कुवैत का, या क़तर ने अपने ख्वाहिश का इजहार किया है, उसके बारे में भी क्या क्या साराई हो रही है। तो पहले ये न्यूक्लियस, जैसा कि मैंने कहा, ये मजबूत हो जाए और उसके बाद देखा जाए, ये खुद मुशावरत करें कि बाकियों को इसमें शामिल किया जाए या ना शामिल किया जाए। वैसे ये है कि पहली मरतबा जो है ना, यानी ये मुतालबा बड़े अरसे से हो रहा था इस्लामी ताउन तंजीम में, अरब लीग में, कि मुसलमानों के लिए भी कोई एक दिफाई निज़ाम होना चाहिए। आपने ये भी तजवीज़ दी है कि चीन के साथ इनके डिफेंस प्रोडक्शन का मुआहदा होना चाहिए। इसमें अगर मैं इनकी तवानाइयों की बात करूं तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की डिफेंस प्रोडक्शन का आपने जिक्र किया, इनकी भी तुर्की की जो है डिफेंस इंडस्ट्री बहुत मजबूत है और वो कोवर्ट्स बनाते हैं। उसके अलावा ये पाकिस्तान के साथ भी उनका इश्तराक के सिलसिले में चल रहा है, ड्रोन्स के सिलसिले में। और इनकी अगर इनफरादी तौर पर क़ुव्वतें देखी जाएँ तो उसकी तुर्की जो है वो न सिर्फ नेटो का जो है एक मेंबर है, बल्कि उसकी जो सेकंड लार्जेस्ट आर्म्ड फोर्सेस हैं वो तुर्की के हैं, यानी अमेरिका के बाद वहाँ नेटो में। उसके बाद पाकिस्तान एक जौहरी क़ुव्वत है और इसके जो इंडस्ट्रियल बेस है वो खासी इर्तिक़ा पज़ीर है। उसके अलावा सऊदी अरब के पास ऑयल है, दे आर ऑल्सो कस्टोडियंस ऑफ द होली प्लेसेस। तो इज्तिमाई तौर पर ये जब जमा होते हैं तो आप ये देखते हैं कि इनकी जो मजमूई कौमी आमदनी बनती है वो 3.5 ट्रिलियन के करीब बनती है, और वो किसी भी ब्लॉक की अगर सफ़ में आप उन्हें खड़ा करेंगे या मुल्कों की सफ़ में तो ये 7वीं बड़ी जीडीपी हो जाएगी। मैं नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहा हूँ। और जो इसके जो है ये अगर फ़र्ज़ कीजिए कि इसको 3 से या 4 से ज़रब दीजिए, अगर आप परचेसिंग पावर पैरिटी में इनकी देखना चाहते हैं, उसमें पाकिस्तान का भी एक अहम मकाम है। यानी पाकिस्तान बाकी नॉमिनल जीडीपी में तो पीछे होगा, लेकिन उसमें इन ममालिक के करीब करीब होगा, सऊदी अरब और तुर्की के। फिर दूसरे जो है जो आपने अफवाज का ज़िक्र, तो उसमें मैं ये बताऊं कि इनकी अफवाज जो इसमें न सिर्फ जो इनके एक्टिव फोर्सेस हैं, बल्कि उसमें जो है रिजर्व्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस को अगर आप शामिल करें तो ये तकरीबन जो है 2.2 मिलियन के करीब इनकी तादाद बनती है। और फिर जो है इनकी आबादी अगर आप देखें तो वो भी तकरीबन 400 मिलियन के करीब बनती है। तो ये जो आदाद व शुमार हैं, ये जो इंडिकेटर्स हैं, ये इसे एक अहम तरीन, तो मैं कहूँगा एक बहुत ही अहम एक ब्लॉक बनाते हैं। और मेरा ख्याल है कि इस तरीके से मजबूत ब्लॉक बनाते हैं इसको। एडमिरल फैसल शाह साहब से भी इस पे तजिया लेते हैं। शाह साहब, आप क्या कहते हैं? क्योंकि अभी एक ईरान वाला क्वेश्चन बाकी है, मैं वो भी चाहूँगा कि तीनों मेरे ख्याल में हम कुदरती तौर पे बने ही इत्तेहादी मुल्क के तौर पर हैं और अल्लाह ताला ने वो मौका दिया है कि मुआहदा मौका हो गया। अब ईरान से भी ताउन बढ़ाना चाहिए, सिक्योरिटी कोऑपरेशन, चाहे उसको मुआहदे का हिस्सा ना हो, लेकिन इंटेलिजेंस शेयरिंग, काउंटर टेररिज्म, सिक्योरिटी कोऑपरेशन, कैसे इसको लेकर आगे चलना चाहिए? शुक्रिया नदीम साहब मुझे प्रोग्राम में लेने का। आपने बहुत अच्छा इब्तिदाइया दिया जिसमें सब अहाता किया तमाम चीज़ों का, और एम्बेसडर मसूद साहब ने भी बहुत अच्छा अहाता किया है, तमाम चीज़ें कवर की हैं। मैं एक और तरफ आपकी तवज्जो मबसूल कराना चाहता हूँ कि इसको इस एंगल से भी देखना चाहिए कि देखिए पाकिस्तान कहाँ वाक़ है, सऊदी अरब कहाँ वाक़ है, तुर्की कहाँ वाक़ है, तो जोग्राफिकल लोकेशंस तीनों के बड़ी डिफरेंट है। फिर तीनों के थ्रेट परसेप्शंस बड़े डिफरेंट है। पाकिस्तान का एक बिल्कुल डिफरेंट थ्रेट परसेप्शन है। इंडिया से हमें ख़तरा रहता है, अब हमें अफ़गानिस्तान से भी ख़तरा है क्योंकि इंडिया वहाँ पे चला गया और उसको यूज़ कर रहा है। सऊदी अरब हूथियों के ख़िलाफ़ बरसर पैकार है, और तुर्की को हमेशा एक कंसर्न रहता है कि सीरिया में क्या हो रहा है, इराक़ में क्या हो रहा है, कुर्द क्या कर रहे हैं, और उनके अंदर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनसे उनको कंसर्न रहता है। तो बड़ा डिफरेंट थ्रेट परसेप्शन है, बड़ी डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस है। मैं ये समझता हूँ कि तीनों को जो आप लोगों ने कैपेबिलिटीज़ इनकी बताई हैं, स्ट्रेंथ्स बताई हैं, उन तीनों का यकजा होना, इनकी जोग्राफिकल लोकेशंस का यकजा होना और इनके थ्रेट परसेप्शंस का यकजा होना, अगर इन सब चीज़ों को जमा किया जाए तो मैं समझता हूँ बहुत ही कसीरुल जहती ये मुआहिदा है, जिसमें इससे खाइफ होने की या इससे खौफज़दा होने की या इससे डरने के बजाय इसको एक स्टेबलाइजेशन फैक्टर के तौर पे लेना चाहिए बहुत बड़े रीजन में। यानी अब जोग्राफिकली अगर तीनों को देखें तो तीनों बहुत बड़े रीजन को, बहुत बड़े
एरिया को कवर कर रहे हैं। तो वो तमाम ममालिक जो ये समझते हैं कि हम इनमें से किसी एक मुल्क के ख़िलाफ़ कोई तैयारी कर सकते हैं जारियत की, मेरा ख्याल है अब उनको दुगना तिगनी दफ़ा सोचना पड़ेगा। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि आप देखिए 2016, 2019, 2025 भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारियत की छोटी सी बात पे, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस पे। उसको बड़ी आसानी थी ये कैलकुलेट करने में कि मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारियत करूँगा और दुनिया डिप्लोमेटिकली उसको मैं हैंडल कर लूँगा क्योंकि मेरा स्टेचर ऐसा है। लेकिन अब उसको ये करते हुए मेरे ख्याल है 3 दफ़ा सोचना पड़ेगा कि ये सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारियत नहीं होगी बल्कि तुर्की भी इसको सीरियस लेगा और सऊदी अरब भी इसको सीरियस लेगा। ये बात सही है कि ये इस वक्त एक मुआहिदा है, इसको मैनिफेस्ट करने के लिए अभी काफ़ी काम करना है। लेकिन जब ये मैनिफेस्ट हो जाएगा तो मेरे ख्याल है ये एक स्टेबलाइजेशन फैक्टर के तौर पे आएगा। ईरान की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, मैं 100% इससे इत्तेफाक करूँगा कि ईरान को इसमें दावत देनी चाहिए और ईरान को भी इसमें आना चाहिए। देखिए ईरान का दहाइयों से एक नैरेटिव रहा है और अभी भी वो ये कहता है कि जो एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स हैं वो ख़ित्ते से चली जाएं और ख़ित्ते के ममालिक ख़ुद इसका इंतज़ाम संभालें। तो ये तो एक बहुत नादिर मौका होगा ईरान के लिए। इस वक्त हालात मुवाफ़िक नहीं है कि आप ईरान को दावत देंगे क्योंकि इस वक्त वो बिल्कुल अमेरिका के साथ उसका एक टसल चल रही है 1 to 1। तो जब हालात नॉर्मल हो जाएं, जब ज़िंदगी मामूल पे आ जाए तो मेरे ख्याल है ईरान को भी इसमें आना चाहिए। इस मुआहदे के ख़िलाफ़ 2 नैरेटिव इस वक्त चल रहे हैं। एक नैरेटिव ये कि ये मुस्लिम नेटो है और दूसरा ये है कि ये सुन्नी इत्तेहाद है। तो मेरे ख्याल है इन दोनों नैरेटिव्स को डाइल्यूट करने की ज़रूरत है। जो आपने चाइना की तरफ इशारा किया तो इसमें नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ को भी शामिल करना चाहिए, दावत देनी चाहिए। और अगर ईरान आ जाता है तो वो जो सुन्नी इत्तेहाद वाला नैरेटिव है वो भी डाई डाउन हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है इस पर बिल्कुल जैसे एम्बेसडर मसूद कह रहे हैं काम करने की ज़रूरत है, इसको सीरियस लेके इसको मटेरियलाइज़ करने की ज़रूरत है। और फिर जब ये मटेरियलाइज़ हो जाए तो मेरे ख्याल है बहुत सारे ममालिक इसमें ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे। ईरान अमेरिका जंग से जो एक बड़ा मुस्बत मैं समझता हूँ रद्द अमल है वो ये है कि ख़ित्ते के ममालिक अब अमेरिका या बरतानिया या फ़्रांस इनके बग़ैर भी अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचना शुरू हो गए। सऊदी अरब ने एक मल्टीनेशनल मैरीटाइम डिफेंस अलाइंस बनाया, पाकिस्तान के साथ अलाइंस की एग्रीमेंट किया, फिर तुर्की उसमें शामिल हो गया, कुवैत ने पाकिस्तान के साथ जो डिफेंस उसको इंडोर्स कर दिया। तो मेरा ख्याल है अब ख़ित्ते के ममालिक ये सोचना शुरू हो गए हैं कि खाली एक मुल्क में इन्वेस्ट करना या 2-3 ममालिक में जो कि इस रीजन का हिस्सा नहीं है उनमें इन्वेस्ट करना हमारे फ़ायदे के नहीं है। तो हमें आपस में कुछ करने की ज़रूरत है, अपनी स्ट्रेंथ्स को जमा कर और एक कलेक्टिव डिटरेंस की तरफ जाना चाहिए। खुर्रम दस्तगीर साहब, ईरान अमेरिका इस जंग के बाद एक वो जो मिथ था ना कि अमेरिका को कोई शिकस्त नहीं दे सकता, उसकी मिलिट्री माइट जहाँ वो जाएगा वो सारे मुल्कों को वो तहस नहस कर देगा, तो वो तहस नहस ईरान में जितना वो कर सकता था कर लिया। लेकिन आखिर में लगता यह है कि ईरान खड़ा है जम के और शिकस्त खोर्दगी का जो शिकार है वो ख़ुद अमेरिका है। कभी पता चलता है उसके इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो गए हैं, कभी मिज़ाइल कम हो गए, कभी उसके स्टॉक पाइल्स के ऊपर पता चलता है कि वज़ीरे उनके जंग और ट्रंप के अंदर तू मैं होगी। तो इट्स ए न्यू वर्ल्ड नाउ और उसके अंदर ये तीनों ममालिक का मुआहदा मौका करना, आपका इसके ऊपर तज्जिया और गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या नज़र आता है? मलिक साहब, असल जो हकीकत है वो ये है कि अमेरिका जो है वो अबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए और खोल कर रखने के लिए अपनी अस्करी ताकत इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह वो उसके जो अरब ममालिक में उसके जो हवारी थे उनकी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी अपनी अस्करी ताकत इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है। ये नई हकीकत है जो शायद थी मौजूद, लेकिन इस जंग ने उसको अयां कर दिया। तो वो जो हम 1991 की जो इराक वॉर थी, जो कुवैत को आज़ाद करने के लिए लड़ी गई, उसके नतीजे में और उसके फ़ौरन बाद जो सोवियत यूनियन तहलील हुआ, तो वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अगर आपको याद हो, तो वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है अब उसे हम ख़त्म होता हुआ अपनी आंखों से देख रहे हैं कि वो जो सो कॉल्ड कहा जाता था कि मशरिक़ वस्ता के ऊपर अमेरिका की दिफाई छतरी तनी हुई है, वो छतरी के तो चीथड़े हो गए और वो अब वहां से विड्रॉ कर रहे हैं। और जो अमेरिका की शायद ये गालिबन आखिरी कोशिश थी इस जंग के जरिए कि इसराइल को इस खित्ते का जो एक थानेदार बनाकर रखा जाए, वो भी नाकाम हो गई। तो लिहाजा अब ये जो अलायंस है जो कि
हम कह सकते हैं कि यूरोप तक जा रही है। ये इसका जिक्र भी हुआ, मैं इसको दोहरा देता हूं कि दो वो मुसलमान ममालिक जिनकी सबसे ज्यादा दिफाई सलाहियत अपनी है, वो मिले हैं उस मुल्क के साथ जिसकी सबसे बड़ी अरब मुल्क में जोग्राफी, उसकी मालियाती हैसियत, उसकी जो ऑयल रिजर्व्स हैं। तो पाकिस्तान और तुर्की का सऊदी अरब की मालियाती ताकत के साथ मिलना जो है, ये इंतहाई खुशाइंद है। और उसके ये एक टेस्ट जरूर है तीनों मुल्कों की क़यादत का, कि आने वाले सालों में ये किस तरह इस अलायंस को डीपन करते हैं, उसमें गहराई लेकर आते हैं और उसके अंदर एक मुस्तकिल मिजाजी लेकर आते हैं। लेकिन अगर लेकर आएंगे तो ये लिटरली हम कह सकते हैं कि जो मशरक़ वस्ता का जो नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, उसके तहफ़्फ़ुज़ का जो पूरा निज़ाम है, उसका आगाज है अगर तीनों ममालिक इसको संजीदगी से लें। अमेरिका का रोल रहेगा, इसराइल का रोल रहेगा, लेकिन इसराइल के लिए भी एक परेशानी है कि अगर आप नक्शा देखें तो इसराइल के शमाल में तुर्की है और जनूब में सऊदी अरब है। तो लिहाजा वहां भी इसराइल को अब दोनों साइडों से एक हेम्ड इन है, वो समझेगा कि तो इसराइल और हिंदुस्तान दोनों ऐसे ममालिक हैं जिन्हें कहते हैं ना फ्रीडम ऑफ एक्शन था, या हम कहते थे कि दना रहे हैं, वो फ्रीडम ऑफ एक्शन में डेफिनेटली इस मुआहदे के नतीजे में कमी आई है। तो और पाकिस्तान का जो रोल अभी हमने देखा अमेरिका ईरान के दरमियान सालसी का, पाकिस्तान का रोल जो है वो फल करम का हो गया है कि पाकिस्तान जो है वो अब इस खत्ते को बैलेंस कर रहा है, अस्करी तौर पर भी, सिक्योरिटी तौर पर भी। और जैसा कि हम सब की उम्मीद है कि ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए और पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी बूस्ट साबित हो। अच्छा खुरम साहब, एक मेरे जहन में सवाल आता है, कोई ज़माना था ये फ़ौज के अंदर आर्टिलरी वाले बड़े तगड़े होते थे, आप इंडिया से जंग करनी है तो हम तोपें और वो तोपची वाले वो सारे देखते थे कि ये कितना मजबूत है आपका ये डिपार्टमेंट। अब ये जो इंडिया ईरान वाला मामला है, उसके बाद आपको लगता है कि सबसे तगड़ा जो डिपार्टमेंट है वो आपका ड्रोन्स वाला होना चाहिए। वो जो सुसाइड ड्रोन्स उड़ते हैं और जाके गिरते हैं निशाने के ऊपर, उन्होंने उसका 500 मिलियन डॉलर का, 1 अरब डॉलर का उसका रडार सिस्टम अमेरिका का उड़ा के रख दिया। अमेरिका हिम्मत नहीं कर रहा कि अपना बैरी बेड़ा लेके हुर्मुज़ के अंदर चले जाए, उसको डर लगता है वो सुसाइड बोट्स आएंगी, उसको उसके फ़ौजी उसमें मारे जाएंगे, और वो पीछे रुक जाता है वहाँ पे। वो जजीरा कशम के अंदर नहीं जाता कि वहाँ जाऊँगा तो उसकी लाशें उठानी पड़ जाएंगी। तो वॉर चेंज हो गई है और वो सारी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ ईरान ने बना के सर्वाइव करके सिर्फ अमेरिका को उस घुटने टेकने पर मजबूर किया हुआ है। तो ये जो तीनों का कोऑपरेशन है, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब, तो जब तक इसके अंदर डिफेंस प्रोडक्शन, मजबूत पावरफुल डिफेंस प्रोडक्शन मैकेनिज्म अगले 5-10 सालों में हम खड़ा नहीं करते, तो तब तक इसके सही वो फ्रूट सामने नहीं आएंगे। आपका इसके ऊपर तज्जिया? जी नहीं, बिल्कुल दुरुस्त आपने बात की है। और आपके नाजरीन के लिए भी अर्ज करूंगा कि जंग जो है उसके अंदर जो लैंड फोर्स है उसका रोल शायद गालिबन सेकंड स्टेज पर आएगा, लेकिन फर्स्ट अब जो स्टेज है जिसके जरिए मुल्क जंग करेंगे, और ये बात सिर्फ ईरान वॉर में नहीं बल्कि उससे कई ज्यादा वाज़े तौर पर रूस यूक्रेन जंग में ये वाज़े हुई है, बिल्कुल कि अब ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं, पहला जो हथियार है जो इस्तेमाल होगा वो होगा। और अभी भी ऑलरेडी जो प्लानिंग है पूरी दुनिया में जो तब्दील हो गई है कि वो पहले कहते थे टैंक भेजे जाएंगे अंदर, लेकिन अब तो वो उन्हें कहते हैं कि जिस तरह भेड़ों का छत्ता होता है ना, इसी तरह ड्रोन्स के छत्ते जाएंगे, स्वॉर्म्स ऑफ ड्रोन्स। और वो भी है कि वो उसमें सारे ड्रोन्स आर्म्ड होना जरूरी नहीं है। वो इतना कंफ्यूजन है कि अगर आपके ऊपर इकट्ठे 100 ड्रोन आ रहे हैं और जिस मुल्क पर हमला हुआ है उसे नहीं मालूम कि उन 100 में से कितने आर्म्ड हैं, तो वो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो ये एक नई जंग है और उसमें भी पाकिस्तान और तुर्की का ऑलरेडी ये कॉपरेशन मौजूद है ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये भी एक तवक्को है कि अगर सऊदी अरब के साथ सरमाया हमें हासिल होता है और ये डिफेंस प्रोडक्शन एक्सपैंड होती है, तो तुर्की में भी और पाकिस्तान में भी जो ड्रोन प्रोडक्शन है उसको कई गुना स्केल अप किया जा सकता है। तीनों ममालिक की जो सिक्योरिटी है, और पाकिस्तान के पास जो है, आई थिंक यहाँ जहाँ तुर्की के पास ड्रोन्स हैं और हेलीकॉप्टर्स हैं, पाकिस्तान के पास JF-17 और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो है वो J-10 की भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी। तो ये एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। J-10C की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी पाकिस्तान में, आप ये बता रहे हैं खुरम साहब? जी, मैं तवक्को कर रहा हूँ कि आने वाले सालों में जिस तरह चीजें मूव हो रही हैं,
पर्टिकुलरली अगर जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान की डिफेंस प्रोडक्शन को एक बूस्ट हासिल होती है सऊदी सरमाए से, तो बहुत सारे नए दरवाजे खुल सकते हैं। लेकिन अहम बात यह है जिसका आपने जिक्र किया शुरू में, मैं उसे दोहराना चाहता हूँ कि अमेरिका के विड्रॉल के बाद बिल आखिर मुसलमान ममालिक ने वो बालिग नजरी का मुजाहरा किया है, जिसका हम कह सकते हैं पूरी अपनी जिंदगी इंतजार कर रहे थे कि वो खुद इकट्ठे होकर अपनी सलाहियतों पर इन्हिसार करके अपने दिफा का इंतजाम कर रहे हैं। सरदार मसूद साहब, ये जो डिफेंस प्रोडक्शन वाला मामला है, इस पे मैं आपसे भी चाहूँगा, क्योंकि अब मिज़ाइलों की दौड़ आप देखें तो पैट्रियट मिज़ाइल था, वो डेविड स्लिंग थी, और पता नहीं वो 3 टियर उनके पास है, आयरन डोम है इसराइल के पास। लेकिन वो जो सुपरसोनिक मिज़ाइल्स हैं, वो हाइपरसोनिक मिज़ाइल जिनकी स्पीड ज़्यादा है, कुछ 6, 7, 8 मार्क की स्पीड से वो जो चलते हैं, उनको मार गिराना अभी तक आसान नहीं है ये तमाम सिस्टम के बावजूद। तो ये वाली सलाहियतें हमारे पास हैं, उनको एडवांस बनाना आपको चीन की ताउन चाहिए और सऊदी सरमाया चाहिए, और इसमें बेनिफिट तीनों ममालिक करेंगे। इसके लिए स्ट्रेटजाइज करना पड़ेगा। ये जो मुआहदा मक्का है, उसकी बुनियाद ये है कि उस एग्रीमेंट लिखा गया है, लेकिन अगले 10 सालों में इसके ऊपर एक्सटेंसिव काम करने की ज़रूरत है। मसूद साहब, सही कहा आपने। मतलब जो चीन और पाकिस्तान के दरमियान इस किस्म का ताउन पहले से मौजूद है और उसकी बाकायदा फाउंडेशन है। यानी न सिर्फ जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल वेपन्स हैं, बल्कि जो साइबर स्पेस में जो हमारे एक दूसरे के साथ ताउन हो सकता है, लॉइटरिंग म्यूनिशंस के सिलसिले में हो सकता है, क्योंकि उसने भी वॉरफेयर को चेंज कर दिया है। और फिर आपने कहा था ड्रोन टेक्नोलॉजी। ड्रोन का ये होता है कि सस्ता ड्रोन जो है एक बहुत बड़े मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचा सकता है, या और जो है अहदाफ को नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसकी वजह से जो है उनकी कदर कीमत बढ़ गई है। अभी हमने देखा कि ये किस्म की ईरान की और अमेरिका की एसिमेट्रिक वॉर थी, या पिछले साल मार्का हक में जो हमने असासे इस्तेमाल किए, उनमें ड्रोन्स और साइबर वॉरफेयर का बहुत बड़ा रोल था। तो उसमें हमारे पास इस्तेदाद मौजूद है। और तुर्की भी जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, या जो उनकी इमर्जिंग मिडल पावर्स हैं, उसमें किसी से पीछे नहीं है, बल्कि वो सप्लायर भी है। इट्स अ सेलर ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट्स। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरे मैं ये आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो ये इन 3 ममालिक ने ये माहिदा किया है, ये इस बात को जाहिर करता है कि जो नया आलमी निज़ाम था या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था, उसका शिराजा इस तरीके से बिखरा है। और उसका सबूत ये मिला है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग में, या ईरान और अमेरिका और इसराइल के दरमियान जंग में कोई रोल नहीं अदा किया। वो एक मेहमान अदाकार के तौर पर रहा। और उस वजह से जो है लोग जो है उससे नीचे आके अपने दिफा के लिए ख़ुद इंतज़ाम कर रहे हैं, दिफा के लिए भी ख़ुद इंतज़ाम कर रहे हैं, और सालसी और सफारतकारी के लिए भी ख़ुद इंतज़ाम कर रहे हैं। तो एक तो ये इसका है कि एक नया निज़ाम उभर रहा है जहाँ लोग ख़ुद अपनी हिफाजत कर रहे हैं। दूसरा ये है कि इस माहिदे की तकरीबन सब लोगों ने तारीफ़ की है। 3 जगहों पे जो है इसकी मुखालफत हुई है। एक जगह पे दबे दबे अल्फाज में, और 2 जगह पे खुल के। एक तो हिंदुस्तान में इसकी मुखालफत हुई है, और दूसरे जो है जो इसराइल में जो इदारिये लिखे गए हैं, हुकूमत की तरफ से जो इदारिये लिखवाए गए हैं, उसमें ये कहा गया है कि ये अब्राहम अकॉर्ड्स की राह में बहुत बड़ा बैरियर होगा। क्योंकि वो जिस तरीके से उसे अमेरिका के पैक्स अमेरिकाना जो इस निज़ाम में लाना चाहते थे, या मिडल ईस्ट के लिए जो इसराइल का विज़न था उसे नाफिज करना चाहते थे, और सऊदी अरब को भी न्यूट्रलाइज करना चाहते थे, कि उसके इम्कानात कम हो गए। लिहाजा उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल दोनों जो अब सऊदी अरब को कन्फ्रंट करेंगे कि किस तरीके से वो इन 2 ममालिक के साथ, जिनमें से बिलखुसूस एक के साथ जो है इसराइल के सफारती ताल्लुकात में ही है, और तुर्की जो है इसराइल को जो है एक बहुत बड़ा एनिमी या एडवर्सरी समझता है। तो इनके साथ अगर सऊदी अरब मिल गया है, तो फिर जो है इस इलाके की डायनामिक्स क्या होंगे। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि इसमें एक तो हमें तकनीकी सतह पे तैयारी की ज़रूरत है कि जो हमने कहा है वो कर दिखाएं, क्योंकि इसमें जो इंटर इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन डेवलप करने में ख़ासा वक्त लगता है और ख़ासी सलाहियत चाहिए। दूसरा ये है कि इसकी जो डिप्लोमेसी है, या जो इसकी स्ट्रेटजी है, उसे मैनेज करने के लिए भी वी विल हैव टू बी निम्बल फुटेड। एक ब्रेक करीब आ गई है, ब्रेक ले लें। इसके लिए सरदार मसूद साहब की बात ही आगे बढ़ाएंगे और फैसल साहब से पूछेंगे। प्रॉपर एक पूरा सेक्रेटेरिएट बनना चाहिए, और जो प्लान लेकर जाए। सिर्फ जनरलाइज किस्म की पैसे मांगने हम चले जाते हैं दुनिया में, वो वाली चीज़ें प्लान लेकर जाना चाहिए। जैसे J10C का खुरम साहब ने कहा, तो J10C का प्लान लेकर जाना चाहिए कि हम पाकिस्तान में प्रोडक्शन शुरू करते हैं, तुर्की और सऊदी और पाकिस्तान के साथ ताउन करें और ख़रीदें जहाज़।
तो दिस इज़ हाउ इट शुड मूव फॉरवर्ड। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पर बात करते हैं। वेलकम बैक। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी रिजर्व में 8 अरब डॉलर रखवा रखे और मुश्किल वक्त में उसने बहुत हमारी मदद की है, लेकिन इस मुआहदा मक्का के बाद हमारे जो भी लीडर्स हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, कम से कम दोबारा जब बैठें आपस में तुर्की और सऊदी अरब के साथ, तो 2 अरब डॉलर मज़ीद मांगने के हाथ नहीं फैलाना चाहिए। एक पक्का तगड़े मंसूबों के साथ जाना चाहिए कि आइए J-10C बनाना है, ये हाइपरसोनिक मिज़ाइल का प्रोग्राम है। अमेरिका हक में हमारी एयरफोर्स ने कमाल किस्म का वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर सिक्योरिटी का एक पूरा मैकेनिज़्म यूज़ किया था साइबर वॉरफेयर का, और जो S-400 का अटैक है, एक मेरे ख्याल में मास्टरफुल किस्म का वो दुनिया को बताने के लिए मिसाल है कि एयरफोर्स हमारी क्या कर सकती है। तो इन मंसूबों को लेकर आगे जाएँ। फैसल साहब, आपसे इसके ऊपर चाहूँगा, ज़्यादा बेहतर राय तो आप ही दे सकते हैं। जहाँ तक ये बात हो रही थी ना कि इसको मैनिफेस्ट कैसे करना है, या आप जैसे कह रहे हैं कि इसमें प्लानिंग करनी चाहिए, इसको स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए, मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई जुए शीर लाने के मुतरादिफ नहीं है। आपने जैसे अपने बयानिए में कहा, इब्तिदाइये में कहा कि ये तो एक हमारा तारीख़ी रवाबित हैं, तारीख़ी रिश्ता है जिसका एक कुदरती इर्तिकाई अमल है। तो अगर ये कुदरती इर्तिकाई अमल है तो ज़ाहिर बात है कि इसमें तो फिर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और ये हुआ भी एग्रीमेंट इसलिए है कि हम तीनों ममालिक आपस में बहुत क्लोज़ कोलैबोरेशन के साथ चलते हैं हर शोबे में। अगर मैं सिर्फ आर्म फोर्सेस की बात कर लूँ तो बर्री, बहरी, फ़ज़ाई, ये तीनों अफवाज के बर्री, बहरी, फ़ज़ाई जो बाकी दोनों ममालिक के अफवाज हैं उनके साथ बड़े करीबी रवाबित रहते हैं, रेगुलर एक्सरसाइजेज होती हैं। और अगर सिर्फ मैं नेवी की ही बात कर लूँ तो हर ब्रांच और हर ट्रेड का उनकी हर नेवी की ब्रांच और ट्रेड के साथ सेपरेट कोलैबोरेशन है। यानी अगर बहरी जहाज़ हैं तो उनका अपना है, जो फ़ज़ाई जहाज़ हैं उनका अपना है, हवाई जहाज़ का, मरीन्स का अपना है, स्पेशल सर्विस का अपना है, सब मरीन्स का अपना है। तो एक बहुत क्लोज़ कोलैबोरेशन है और हम एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की लैंग्वेज, एक दूसरे की थॉट प्रोसेस, एक दूसरे की वर्किंग, एक दूसरे का एनवायरनमेंट क्या है, हम तीनों एक दूसरे को बड़े करीबी तौर पे समझते हैं। उनके लोग हमारे यहाँ ट्रेनिंग करते हैं, हमारे लोग उनके यहाँ ट्रेनिंग करते हैं, जिससे हमें कल्चर का पता चलता है। तो अगर हम इतने करीब हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें 50% से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँचने के लिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए, हमें इसको एक मजबूत स्ट्रैटेजी के तौर पे लेके चलना चाहिए। ये सिर्फ नाम नेहात का एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए और हो भी नहीं सकता। जितनी हमारी क्लोज़ कोलैबोरेशन है हम एक दूसरे को इग्नोर या अवॉइड कर ही नहीं सकते हैं। मतलब साल में अगर आप मशकों का सिर्फ रिकॉर्ड निकाल लें तो कई मशकें हम सऊदी अरब के साथ करते हैं, कई हम तुर्की के साथ करते हैं, कभी यहाँ हो रही हैं और कभी वहाँ हो रही हैं। तो हम यकीनन इसको एक बहुत मजबूत सॉलिड फाउंडेशन पे इसको कायम करेंगे। दुनिया के लिए, ख़ित्ते के लिए ये एक मिसाल होगी। और मैं इसीलिए समझता हूँ कि जब ये अपने पूरे इर्तिकाई अमल से गुज़र जाएगा और अपने पूरी शक्ल में वाज़े हो जाएगा तो ख़ित्ते के ममालिक के लिए ये ऑटोमेटिकली एक अट्रैक्शन का बाइस होगा और लोग इसमें जोक दर जोक आना चाहेंगे। इससे डरेंगे नहीं बल्कि इसको एक स्टेबलाइजेशन फैक्टर के तौर पे लेंगे। दुरुस्त है। खुरम साहब, एक पॉलिटिकल जो प्रोसेस होता है ना, पॉलिटिकल ओनरशिप, पार्लियामेंट्री प्रोसेस, पार्लियामेंट्री ओनरशिप, वो एग्रीमेंट्स की वक़्त और उनकी अहमियत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो क्या ये अच्छा हो कि एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस में डिबेट करके आपकी हुकूमत जो है कैबिनेट अप्रूवल भी दे, पार्लियामेंट भी इसको इंडोर्स करे, तो फिर तो मेरे ख्याल में एक फाउंडेशन स्टोन इसका रख देंगे, आप इंस्टीट्यूशनलाइज कर देंगे पूरे मैकेनिज़्म को। क्या कहते हैं खुरम साहब? जी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। पहला स्टेप तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान का आईन ये कहता है कि किसी भी बैनुल अक़वामी मुआहदे को अप्रूवल के लिए जो फाइनल अथॉरिटी है वो काबीना है। लेकिन ये बहुत अच्छा होगा अगर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा भी और वज़ीर दिफा भी दोनों इस मुआहदे को काबीना से तौसीक के बाद पार्लियामान में जो है वो गुफ्तगू के लिए पेश करें। लेकिन बल्कि उससे पहले जो है पार्लियामेंट की जो कमेटीज़ हैं, डिफेंस की भी और फॉरेन अफेयर्स की भी, उनमें पेश करें और वहाँ एक राय हासिल करें इसके हक में। क्योंकि ये अगरचे बड़ी अच्छी बात है कि हमें कोई, मैं एग्री करता हूँ एडमिरल साहब से कि इतना बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन
पाकिस्तान में जो प्लानिंग है फ्यूचर की, उसमें मैं चूंकि खुद इसका हिस्सा रहा हूँ, हमें उसमें बहुत बेहतरी और प्रोफेशनलिज्म लाने की जरूरत है। और थोड़ा सा हमें ये जो पाकिस्तान की एक डिपेंडेंट रिलेशनशिप रही है सऊदी अरब, जिसका जिक्र आपने किया, उससे ऊपर उठ के जिसे कहते हैं थिंक बिग, हमें बड़ा सोचना पड़ेगा अगर हमने इस अलायंस का पूरा एडवांटेज उठाना है। बिकॉज देखिए, तुर्की की सूरत में ये अब हम कह सकते हैं कि बहीरा अरब से लेकर ये मेडिटेरेनियन सी तक ये अलायंस जा रही है। तो ये सिर्फ ये कह देना कि सिर्फ पाकिस्तान में क्राइसिस होगा, क्राइसिस तो कहीं भी हो सकता है। उसके लिए जो तैयारी है और उसके लिए जो एक बड़ी तस्वीराती सोच है, एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, उसकी जरूरत है। और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज के सामने भी एक चैलेंज है कि उनके अंदर इस तरह के लोग हों जो इस किस्म की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कर सके, और इसका जो जो एक बड़े कैनवस पर सोचना है, बजाय ये कि सिर्फ अगले 6 महीने गुजारने के लिए हमें $2 अरब चाहिए। उसके लिए हमें बड़ी थिंकिंग और प्लानिंग की जरूरत है। और इसमें पार्लियामेंट जो है, और खासतौर पर उसकी जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं, कौमी असम्बली की भी और सेनेट की, उनका बड़ा अहम रोल हो सकता है इसको लेकर चलने में और पॉलिटिकल ओनरशिप देने में। क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी हुकूमतें रही हैं जो कभी सऊदी अरब के इतने हाथ में नहीं थी। अभी पिछली जो हुकूमत गुजरी है 18 से 22 तक, उससे तो सऊदी अरब को बड़े सीरियस इश्यूज पैदा हो गए थे। तो हमें ये बात अब खुर्रम वाज़ेह हो साहब, क्या गई है कि मुनासिब नहीं पाकिस्तान होगा का कि झुकाव एक किस तरफ है। पार्लियामेंट्री कमेटी तश्कील दे दी जाए, स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी तश्कील दी जाए जो बैठे, उसमें मुख्तलिफ पार्टी की नुमाइंदगी भी हो और दोनों हाउसेस की भी नुमाइंदगी हो, वो मेरे इसको तो ये बाकायदा डिस्कस हाँ, करे, इंडोर्स करे और पार्लियामान में भेजे। जी, मेरी तो जाती राय यही है कि खुर्रम ये साहब, सेनेट और कौमी असम्बली की दोनों की जो कमेटियां हैं, उनको आपस में इकट्ठा कर देना चाहिए। और उसके अलावा भी जरूरत है, जिस तरह आप कह रहे हैं, अभी तो एक बहुत वसी मेंबरशिप है जो सिक्योरिटी कमेटी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, लेकिन उसको रिस्ट्रिक्ट करके पाकिस्तान की जो फ्यूचर नेशनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, उनके लिए एक एक्सपर्ट्स पर मुश्तमिल, जिसमें कुछ एक्सपर्ट्स भी शामिल हों और पार्लियामान के लोग भी शामिल हों, ताकि इसको जो है सिर्फ अगले 2 साल या 3 साल नहीं, ये जो मुआहिदा हुआ है मक्का मुआहिदा, ये तो इंशाल्लाह दिहाइयों तक चलेगा। तो उसके लिए दिहाइयों जितनी बड़ी सोच भी इंशाल्लाह। चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, एडमिरल फैसल शाह साहब, सरदार मसूद साहब, सबका बहुत इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।